बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की मीटिंग का जो हमारा मकसद है उसमें जो 199 सीट्स इंफोर्समेंट ऑफिसर की और 56 सीट्स जो ऑडिट ऑफिसर की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में आने वाली हैं। ऐड इसका एक्सपेक्टेड है विद इन 15 डेज, इसका ऐड एक्सपेक्टेड है। तो इस सिलसिले में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। उनमें जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसमें लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसका पेपर पैटर्न क्या था, फिर इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसका एक्सपेक्टेड मेरिट कितना हो सकता है, लास्ट टाइम कितना था, पास पेपर्स की अहमियत कितनी है, हमें पास पेपर्स इसके कितने पढ़ने चाहिए, और एट द एंड इसमें हम एक टॉपिक एंड पर पढ़ेंगे और पढ़ के देखेंगे। आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे अकाउंटिंग का, तरतीब से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे, ट्रू फॉल्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे ताकि आप उससे अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर सकें। इससे पहले कि अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ किया जाए, हम अपने डिस्कशन सेशन की तरफ बढ़ें। तो आप बताएं, हम पहले जो टॉपिक स्टडी करने के लिए मैंने रखा है पहले वो पढ़े हम, या इसकी बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन चीज़ों को डिस्कस करें, या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि उनको एड्रेस कर दिया जाए फिर मीटिंग की तरफ बढ़ा जाए, तो पहले उसको देख लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस वगैरह, एज लिमिट वगैरह। मेरा ख्याल है पहले ये चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद जो स्टडी टॉपिक है या जो स्टडी मटेरियल है या जो बुक्स है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो लोग शुरू में आए हुए हैं उनको पता लग जाए कि वो इस कोर्स के लिए या इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया है उसका। चलो ठीक है जी, तो मेरा सबसे ख्याल है पहले ये कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, जिस तरह ये पूछ रहे हैं अवैस रिजवी साहब कमेंट में पूछ रहे हैं, वसीम अख्तर बेसिक क्राइटेरिया प्रीवियस मेरिट मेरिट पूछ रहे हैं, उन चीज़ों को हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम जाए ना, तो रिक्वेजिशन इसकी जा चुकी है ऑब्वियसली, इसलिए पीपीएससी अपकमिंग सेक्शन में ये सीट्स आई हैं। तो लास्ट टाइम जो इसका क्राइटेरिया था, मोस्ट लाइकली इस दफा भी इसका वही क्राइटेरिया होगा। अगर हम इसकी एज अवैस, जिस तरह आप पूछ रहे हैं, अगर हम इसकी एज लिमिट की तरफ जाएं तो मेल के लिए इसकी जो एज लिमिट है 25 से 40 के दरमियान है। मर्द हजरात के लिए एज लिमिट कितनी है? 25 से 40 के दरमियान है। और अगर हम खवातीन की तरफ जाएं तो फिर थोड़ी सी 3 साल की रिलैक्सेशन है। खवातीन के लिए जो एज लिमिट है वो 25 से 43 ईयर्स है। तो रिजवान मलिक सिलेबस का पूछ रहे हैं, एक्सपेक्टेड सिलेबस अभी आगे डिस्कस करते हैं। ये एज लिमिट है, मोस्ट लाइकली इस दफा भी एज लिमिट यही होगी। इसके अलावा इसकी अगर हम डिग्रीज की क्वालिफिकेशन की तरफ जाएं तो इसकी डिग्री में एसीसीए या सीए या इसका आपका बीपीए या आपका बीकॉम ऑनर्स या आपका बीएस होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आपका बीएस किसके अंदर होना चाहिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका बीएस होना चाहिए, या आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर बीएस होना चाहिए, या आपका मैनेजमेंट के अंदर बीएस होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री अगर आपकी है तो वो। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि जो डिग्रीज पहले डिस्कस की गई हैं वो। ये जो क्राइटेरिया है ऑडिट ऑफिसर का है, सेम क्राइटेरिया जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी होगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो एक डिग्री इसके अंदर जो एडिशनल है, इससे हटके है, वो सिर्फ एलएलबी की है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो डिग्री है
LLB की है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में LLB को एलिजिबल किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। र्यूमर्स के ऊपर अभी आप ना जाएं यार, अभी तो बहुत से लोग ये र्यूमर्स भी दे रहे हैं कि सिलेबस इसका चेंज हो गया है, सिलेबस ये तो सिलेबस वो। तो अभी कुछ भी चीज खत्म ही नहीं हो सकती। हम जो भी चीज ऑन भी डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया था उसकी बेस के ऊपर हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका एजुकेशन का क्राइटेरिया है। फिर अगर हम इसके जाएं पेपर की सिलेबस की तरफ, अगर हम इसके जाएं तो इसके सिलेबस में जो लास्ट टाइम सिलेबस था, लास्ट टाइम इसके सिलेबस में 50% जो क्वेश्चंस थे वो अकाउंटिंग फाइनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट में से आए हुए थे। इसको अगर मजीद बाइफरकेट अगर हम करें तो इसमें 40 जो क्वेश्चंस थे वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में से थे, और 10 क्वेश्चन जो थे वो सेल्स टैक्स एक्ट में से थे। और अगर आप वो रिमेनिंग जो 50 नंबर का पेपर था वो था जीके में से था। अब इस दफा अब जिस तरह का कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि इसका सिलेबस चेंज हो गया है, 80% सब्जेक्ट हो गया है, 10% 20% जीके हो गया है, ये फाइनलाइज नहीं है अभी। ये अभी चीजें फाइनल नहीं हुई। लेट्स सपोज अगर 80% सब्जेक्ट इसका हो जाता है तो नॉट अ बिग डील। ये चीजें उन लोगों के लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगी जिन्होंने कभी जीके नहीं पढ़ा। तो हम हमारा जो सेशन होगा हम उसके अंदर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर मजीद टाइम लगा देंगे, जो हमने अपनी बाइफरकेशन की है कि जीके को इतना टाइम देना है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को इतना देना है। तो इसमें चाहे वो सिलेबस 80% जीके का हो, 80% सब्जेक्ट का हो जाए, 20% जीके का हो जाए, या 50% सब्जेक्ट का हो जाए, 50% जीके का हो जाए, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बदल लेंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली एज पर माई न्यूज कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 50% जीके है और 50% सब्जेक्ट ही है। फिर इसमें अगर हम नेक्स्ट मूव करें, ये जो भी आपके साथ मैंने पेपर एनालिसिस शेयर किया ये वो है जो लास्ट टाइम इसका पेपर हुआ था। 7/9/2024 को पेपर हुआ था। उस पेपर में 10 क्वेश्चन सेल्स टैक्स एक्ट में से आए थे, 40 क्वेश्चन अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस में से आए थे, 50 क्वेश्चन जीके में से आए थे। ये पेपर हमारे यूट्यूब चैनल MS जीके के ऊपर पढ़ा भी हुआ है। आप ये ऑडिट एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर पेपर साथ हमारे चैनल MS जीके का लिखें तो आपको PDF के साथ ये पेपर मिल जाएगा। फिर अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो इसका मेरिट जो लास्ट टाइम रहा वो देख लेते हैं। तो इसका जो मेरिट था लास्ट टाइम, तो 10 पोस्ट थी ऑडिट ऑफिसर की थी और 24 पोस्ट थी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो लास्ट टाइम आई थी। तो ऑडिट ऑफिसर का जो मेरिट रहा था ना लास्ट टाइम वो 57.5 था। कितना मेरिट रहा? 57.5। और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो मेरिट था वो 54.5 के ऊपर रुका था। वीमन का थोड़ा कम रहा, ऑडिट ऑफिसर का 51.75, स्पेशल पर्सन का 45.25, माइनॉरिटी का 54.75 रहा। इसी तरह इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर जो मेरिट था वो भी कम रहा, वीमन का 50 रहा, स्पेशल पर्सन का 41.5 रहा, माइनॉरिटी का 40 रहा। तो यूं मेरिट था। इसके अंदर जो गौर करने वाली चीज है वो ये है कि लास्ट टाइम जो सीट्स थी ना वो कम थी। कितनी कम थी? लास्ट टाइम जो सीट्स थी ऑडिट ऑफिसर की 10 थी और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 24 थी, और इस दफा कितनी है? 199 सीट्स हैं सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। 200 ही कह लें आप इसे, 199 सीट सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हैं, और 56 पोस्ट जो हैं वो ऑडिट ऑफिसर की हैं। तो यहां से
इस बात को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि मेरिट जो है पिछले साल की निस्बत पिछले बैच की निस्बत मजीद कम होगा इन सीट्स के अंदर। मेरिट मजीद नीचे आ जाएगा। जो थोड़ी सी मेहनत करेगा, महीना 2 महीना जो लगा लेगा, सेम डायरेक्ट सही डायरेक्शन के अंदर जो मेहनत कर लेगा, वो ये सीट निकाल जाएगा। और आप जानते हैं इस सीट का जो पैकेज है जो लास्ट बैच में लगा है, 1,75,000 लगा है। 7 कार मिली है, 7 पेट्रोल मिला है 150 लीटर, और 7 बोनसेस अलग हैं जो क्वार्टरली मिलते हैं। तो बहुत ही ये एक सुनहरी मौका है उन लोगों के लिए जो जीके की तैयारी कर करके थक चुके हैं। जीके में उनका मेरिट कभी 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, 5 नंबर से रह जाता है। इस सीट में इतना कंपटीशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस सीट्स के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक डिग्रीज अलाउड हैं। सिर्फ कॉमर्स और बीपीए बिजनेस रेलिवेंट डिग्रीज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रेलिवेंट डिग्रीज इसके अंदर अलाउड है। बाकी और कोई भी अलाउड नहीं है। यही वजह है कि इसका मेरिट लास्ट टाइम 57 रहा, 54 रहा। क्यों? सीट्स कम थी, डिग्री जरा स्पेसिफाइड थी। इस साल सीट्स बढ़ गई हैं, क्राइटेरिया वही है, तो मेरिट मजीद और नीचे आ जाएगा। जीके में आप थोड़ी मेहनत जी, कर मेरा लें सवाल है यहाँ पे, मैं पूछना और चाहता हूँ। कॉमर्स में सब्जेक्ट्स में थोड़ी मेहनत कर लें तो आप इजीली ये सीट निकाल लेंगे इंशाल्लाह। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो मेरिट की कैलकुलेशन है, ये जो हम बता रहे हैं 56%, ये मेरिट की कैलकुलेशन किस तरह से होती है? मिसाल के तौर पे हम 10 सीटें और उसके ऊपर 100 लोगों ने अप्लाई किए या 200 लोगों ने अप्लाई किए, क्या उसमें बेस्ड मेरिट निकलता है, या वो जो टेस्ट में उनके एमसीक्यूज के ऊपर नंबर आते हैं उस चीज के ऊपर मेरिट निकलता है बच्चे, जो इसका? मेरिट निकलता है ना, लेट्स सपोज पिछली दफा जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट थी ना, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो सीट थी पिछली दफा, इसके ऊपर मैं चेक कर रहा था, 2500 लोगों ने अप्लाई किया था। अब सीट्स कितनी थी? 24। 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? 120। लास्ट टाइम पीपीएससी का रूल ये होता है, जितनी सीट्स हो ना, एक सीट के अगेंस्ट उन्होंने 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाना होता है। एक सीट के अगेंस्ट 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाना होता है। तो 24 सीट्स थी, पिछली दफा उन्होंने 120 बच्चों को इंटरव्यू को बुलाया। तो अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पेपर में जो टॉप के 120 बच्चे थे ना, उनको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब ये जो मेरिट है ना, 54.5 जो मेरिट बना लास्ट टाइम, वो मेरिट ये इंडिकेट कर रहा है जो 120वें नंबर पर बच्चा था ना, उसके नंबर 54.5 थे। अब इस दफा कितनी सीट है? 199। एक सीट के अगेंस्ट कितने बच्चों को बुलाना है? 5, और टोटल कितने? ये 995 बच्चे बन जाएंगे। एक रेश यानी कि अराउंड कोई 1000 के करीब बच्चों का इंटरव्यू होगा। और ऑडिट ऑफिसर में कितना होगा? 56 सीट है, 280 बच्चे उधर शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो इस तरह ये चीजें पीपीएससी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करता है और इंटरव्यू के लिए बुलाता है। होप सो द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें ये चीजें। सर जी। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने एलएलबी किया हुआ है, तो जी जी। आपकी न्यूज़ के मुताबिक चूंकि आप सेशन भी शुरू करवा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये कंफर्म है कि एलएलबी वाले इन्फोर्समेंट पे अप्लाई कर सकेंगे। और दूसरी सर बात ये पूछनी है कि मैंने मैंने लॉ के सब्जेक्ट्स की ही तैयारी करता रहा हूँ, मेरा जीके उस तरह से प्रिपेयर नहीं है, तो उससे मेरा 2-3 महीनों में जीके की तैयारी भी हो जाएगी, कि मतलब अच्छी तैयारी हो जाएगी जीके की, 50 में से मैं कोई 35-40 नंबर ले सकूं। मुबीन, अव्वलन जो मैंने मेरे एक दोस्त हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर पीआरए में, मैंने आज सुबह उनसे फिर कंफर्म किया कि यार कोई क्राइटेरिया चेंज तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यार हमारी तरफ से कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ। जो पिछली दफा हमने रेक्विजिशन भेजी थी, इस दफा भी वही रेक्विजिशन गई है। तो मैंने आपके साथ जो क्राइटेरिया शेयर किया है ना, वो बेस्ड ऑन लास्ट एडवर्टाइजमेंट पर किया है, और मोस्ट लाइकली इस दफा भी यही होगा। आप पुरुमीद रहें, इंशाल्लाह इस दफा भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर एलएलबी एलिजिबल होगा। फर्स्ट थिंग ये हो गई। एंड सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि क्या आप तैयारी कर पाएंगे या नहीं, तो जीके इसी से हम साथ ये डिटेल भी बता देते हैं, आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। हमारा जो सेशन है
उसके अंदर हम आपको कंप्लीट प्रेपरेशन करवाएंगे। हमारी प्रेपरेशन जो है मेजरली दो हिस्सों में तकसीम होगी। पहले में हम क्या करेंगे, अभी जिस तरह भी हम आपको टॉपिक प्रेजेंट करके भी पढ़ाएंगे, अभी आपको चीजें रेजोल्यूशन की तरह हो जाएगी। हम आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो मेजरली उन्होंने लिखा हुआ है वो करवाएंगे आपको, उसके कंप्लीट नोट्स, डेली लेक्चर्स। डेली लेक्चर्स किस तरह होंगे, पहले भी आप देखेंगे आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उसके आपको ट्रू फॉल्स दिए जाएंगे ताकि आप सोच कर अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कर सके। ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन आप वो पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बैक एंड पे बिल्ड होंगे, आप सोचेंगे इस तरह बने हुए हैं। फिर आपको वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जो पेपर के अंदर आते हैं। एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वो करवाएंगे। उसके सारे 60-70 के करीब एमसीक्यूज। इस तरह फाइनेंस है, फाइनेंस के 16 चैप्टर्स हैं, उनके 16 के 16 चैप्टर्स के टॉपिक चैप्टर वाइज आपको पहले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाए जाएंगे, फिर आपको उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स में आपको एमसीक्यूज फॉर्म भी होंगे और ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी होंगे, और मोस्ट रेलिवेंट आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। जो चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसमें से पेपर आया है। अभी आपको एक चैप्टर नहीं यकीन आता, अभी आपको एक चैप्टर मैं करवाऊंगा, वो चैप्टर आप करें, उसको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी दूंगा। फिर हमारे चैनल एमएसजीके के ऊपर ही ये पास पेपर्स पड़े हुए हैं, अकाउंट ऑफिसर के, ऑडिट ऑफिसर के, लेक्चरर कॉमर्स के जो पीपीएससी ने कंडक्ट किए, वो जाकर पेपर देखें, वो देखें कि चीजें कितनी आपस में मिलती हैं, जो हम चीजें करवा रहे हैं और जो ऑलरेडी पेपर कंडक्ट हो चुके हैं। अव्वलन ये, सेकंड इसके साथ क्योंकि जीके का 50% पोर्शन है, आपको जीके भी करवाया जाएगा। जीके भी ट्रिक्स के जरिए करवाया जाएगा। आप सिर्फ लेक्चर लेंगे एंड आई गारंटी यू आपके माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। आपने सिर्फ करना ये होगा, आपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखना होगा, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा लेक्चर ले लें, कुछ देर बाद चीजें भूल जाती हैं। जब आपने चीजें नोट डाउन की होंगी, 24 आवर्स के बाद, 48 आवर्स के बाद आप उसी चीज को रिवाइज करेंगे तो याददाश्त में वो चीजें महफूज हो जाएंगी। अब रही बात कि आपका एलएलबी का बैकग्राउंड है, आप क्या ये चीजें कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इन माय ओपिनियन 2 से 3 मंथ्स, अगर इतना टाइम पीरियड पीपीएससी आपको दे देता है तैयारी करने के लिए, यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस सीट। आपको डेली सिर्फ करना क्या होगा, आप जस्ट हमारा लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएं वो पढ़ें। उसके अलावा आपने तीसरी चीज कोई नहीं करनी कि आप जिस तरह एक लगा होता है ना, पीडीएफ का ढेर लगा होता है आपके इनबॉक्स के अंदर, ये भी पढ़ लो सॉरी, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, और एट द एंड बंदा ना सब कुछ बंद करके फेसबुक स्क्रॉल करने लग जाता है, यार ये मैंने क्या हेडेक ले रही है। आपको सिर्फ टू द पॉइंट रेलिवेंट चीजें पढ़नी है, वो चीजें करनी है, इंशाल्लाह डेफिनेटली आपकी चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा जो हमारे सेशन है, पास्ट पेपर्स का जो रोल होता है ना, आप जानते हैं पीपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है 50%, 60%, समटाइम 40%। अब जीके के पास पेपर्स तो हमें मिल जाते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एडवांस पब्लिशर्स की बुक है, लेकिन जो कॉमर्स सब्जेक्ट रेलिवेंट्स जो बुक है, वो पास्ट पेपर्स हैं, वो मार्केट के अंदर नहीं मिलते। तो कॉमर्स रेलिवेंट जो पेपर मैंने कंपाइल किए हुए हैं, मैं कॉमर्स के पेपर खुद कंपाइल करता हूँ, वो जो तमाम पेपर्स हैं वो भी आपके साथ हम अपने बैच में शेयर करेंगे। उससे ये होगा, जो कॉमर्स का बैंक डाटा बैंक है ना जो पीपीएससी के पास पास पेपर्स की शक्ल में, वो भी हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह उसमें से भी पेपर के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो हमारा जो सेशन है ये 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 9 मार्च 2026 से, यानी कि अपकमिंग मंडे से हम ये क्लासेस अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे विलिंग हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। सेशन के दौरान हम इनरोलमेंट नहीं करेंगे, फिर ये होता है कि बच्चे को बाद में फिर पीछे से लेकर चलना ये जरा मुश्किल हो जाता है। तो जो बच्चा विलिंग है वो गिवन नंबर के ऊपर 0318723217 के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, और इंशाल्लाह 9 मार्च से क्लासेस का हमारा आगाज हो जाएगा। जस्ट 3000
पर मंथ फीस है। 2 मंथ्स का हमारा सेशन है, 2 मंथ्स में हम अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। 6,000। अगर मैं 2013-14 के अंदर वापस जाऊँ ना, तब मैं जब आईकॉम की ट्यूशन लेता था तब मैं 3,000 फीस पे करता था। नाउ इट इज 2026। तो ये बहुत इकोनॉमिकल पैकेज है आपके लिए, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ये पैकेज, इतना सस्ता पैकेज कहीं नहीं मिलेगा। और जो क्वालिटी को जो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, अभी आपको मैं एक टॉपिक पर आऊंगा, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल की चीजें आपको करवाई जाएंगी। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ जाएं, एक स्टडी की तरफ जाएं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हम पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी मेरा एक सवाल है यहाँ पे। जी प्लीज। वालेकुम सलाम। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जी BS17 सर, ये पूछना था कि लास्ट टाइम लोग कह रहे हैं कि 55 पर रुका था, तो अब आपका सर एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि एमबीए मतलब मैंने किया हुआ है, एमबीए मार्केटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो सर अकाउंटिंग की तो इतनी मेरी ग्रेप नहीं है, लेकिन फाइनेंस मैनेजमेंट और एचआर वगैरह तो बहुत अच्छी है। तो कितने तक सर एक्सपेक्टेड होगा मेरिट इसका? मेरिट यार इतना ही रहेगा। मेरिट मेरा नहीं ख्याल के एक्सीड करे, इसने एक्सीड नहीं करने वाला, क्योंकि लास्ट टाइम सीट्स भी ब्राय नाम थी, इस दफा 200 के करीब तो सीट्स है। मेरिट इतना ही रहेगा, माइट भी नीचे आ जाए। हाँ, अगर सिलेबस जी पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर थोड़ा मेरिट का थोड़ा हम चेंज का प्रिडिक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर चेंज हो भी जाए मेरिट इतना ही रहेगा। आप पिछले 2 साल के मेरिट निकाल के देख लें, कॉमर्स कॉमर्स सब्जेक्ट जहां पर एलिजिबल थे, वहां पर मेरिट इतना ही था। जी। मतलब है सर, अगर हम मतलब है 55 तक अप्रोच कर जाए, मतलब है ले जाएं, तो फिर भी पॉसिबल होगा सर यहाँ पर ना? डेफिनेटली, क्यों नहीं, डेफिनेटली होगा। और हमारा ठीक है, टारगेट ठीक 60 है। से 65 का होगा इंशाल्लाह। हमने आपको 65 तक लेकर जाना है इंशाल्लाह। अच्छा जी सर, मेरा इसकी एक कितनी सवाल है। फीस बता रहे थे आप ज्वाइन करने की सेशन का? 3,000 पर मंथ, टोटल 6,000 2 महीने का। ओके, थैंक यू सर। बस इकोनॉमिकल है सर, ये बहुत अच्छी, इंशाल्लाह ज्वाइन बहुत करेंगे। इकोनॉमिकल है ये। जी जी, थैंक जी यू, और किसी मेरा का थैंक यू। कोई सवाल था क्वेश्चन? वो दरगाह। जी मेरा सवाल था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये BS17 की जो सीट है, ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इनकी डेली जेडी क्या होती हैं? अभी तो शायद ये डिपार्टमेंट नया शुरू हुआ है, इनकी इनकी डेली क्या की होती हैं? जेडी होंगी। इनकी जो डेली का रूटीन वर्क, ऑफिस वर्क होता है, वो किस तरह से होता है? इनकी हायरार्की, इनके नीचे लोग कितने काम करते हैं, और इनके ऊपर जहाँ से ये हायरार्की, बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस डिवीजन में हायरार्की किस तरह से होती बेसिकली ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिस तरह एफबीआर है ना। सादे लफ्जों में आप कह लो कि एफबीआर का छोटा भाई है? जी एफबीआर है। एफबीआर जो है फेडरल लेवल पर टैक्सेस लेता है, उन्होंने प्रोविंशियल लेवल के ऊपर टैक्स लेने हैं। इनकी एज सच जो इन्होंने टैक्स ही कलेक्ट करना है, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है, और चीजों पर भी लेता है एज सच। अब इनका स्टाफ कितना है, इनकी हायरार्की क्या है, वो एग्जैक्टली अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं रहा। तो वो मैं एग्जैक्टली आपको गाइड नहीं कर सकता। वो इंशाल्लाह मैं अपने दोस्त बैच के दौरान अपने किसी दोस्त को ले लूंगा साथ, वो आपको इस हवाले से गाइड कर देंगे। अच्छा डिपार्टमेंट है, अथॉरिटेटिव ठीक है। और डिपार्टमेंट मुझे है। बताइए सर, ठीक है, और ये सीट्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या परमानेंट बेस पे? इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पे है, लेटर ऑन आप होप्स ऑफ परमानेंट हो जाएंगे। कितना 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 1 साल का? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सटेंडेबल। अच्छा वसीम अख्तर, जो हमारी क्लास टाइमिंग है 8:30 से 10 बजे तक हुआ करेंगी, 8:30 से लेकर 10 बजे तक। जी, और कोई क्वेश्चन किसी भाई का? अच्छा, क्लास जो है 8 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो रही है, तो आपने इसी लिंक के जरिए क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। क्लास डिस्कनेक्ट होगी तो हम आपका वेट करेंगे 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद फिर हम अपने लेक्चर की तरफ वापस मूव कर जाएंगे। जिस लिंक के जरिए आपने ये आज सेमिनार में शिरकत की, इसी लिंक के जरिए हम वापस आपने क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर लेक्चर की तरफ चलें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी। जी, मेरा क्वेश्चन ये टाइमिंग के मुतालिक ही है, क्योंकि
मेरी रात को क्लास हुआ करेगी 9:30 तक। मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह का कोई सिलसिला है या नहीं, नहीं होगा? हम रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करते। नोट्स आपको मुकम्मल देंगे हम। आपको लाइव क्लासेस अटेंड करना होंगे। ठीक, ओके। जी, और कोई क्वेश्चन? सर अगर हम सिर्फ नोट्स लेना चाहें आपसे तो वो मिल सकते हैं? नहीं, ओनली नोट्स नहीं अवेलेबल, क्लासेस होंगी मुकम्मल। और नोट्स ठीक है अगर आप ले भी लें, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। सही। और एमसीक्यूज आप कैसे कर लेंगे जब बैकएंड पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा? और ये एमसीक्यूज जीके वाला भी नहीं है, ये कॉमर्स वाला है। कॉमर्स और कॉमर्स सही में बात। मजीद चाहे अकाउंटिंग और फाइनेंस का है। जब बैकएंड पर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो चीजें आप कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल, लेक्चर सुनना पड़ेगा ना सर ये? लेक्चर बेसिक, अगर आप किसी और एकेडमी में जाएं तो लेक्चर के बगैर मत जाइएगा। ठीक है। थैंक यू। लेक्चर के बगैर थैंक कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। यू, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अली। सर ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कितना एक लेक्चर आप मतलब डिलीवर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे? ये अराउंड दोनों के मिलाकर 25 से 30 लेक्चर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और नोट्स के चार्जेस उसमें आप सेपरेट जीके नहीं भी आ रहा ना, इस अंदर ही है, बैच के अंदर ही है। जी अली। अच्छा, इसके अलावा आप जीके भी साथ चलाएंगे या सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जीके चलाएंगे भी साथ ही चलाएंगे, या जीके दोनों भी मिक्स आपको करके? पढ़ाएंगे। जीके के भी कोई 25 से 30 लेक्चर्स होंगे। यूं अराउंड 2 मंथ का हमारा लेक होगा। हम डिवाइड किया करेंगे ना हफ्ते को। एक ठीक। हफ्ते के अंदर 3 लेक्चर हमारे सब्जेक्ट्स के हो गए, 2 जीके के हो गए। या देखा कि इंसान एक चीजें पढ़ता पढ़ता ना उकता जाता है, देखेंगे आपका मूड कैसा है, आपका माइंड किस तरफ डाइवर्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास के अकॉर्डिंग चीजें हम लेक्चर अरेंज किया करेंगे। ओवरलोडेड आपको नहीं अच्छा, करना, भगाना नहीं है आपको कि आप एक लेक्चर के बाद भाग जाएं कि ये डेली क्या का जो क्लास फिगर होगी कर उसमें गई है। कितने आवर्स का टाइम होगा सर? क्या चीज? जो डेली का एक लेक्चर होता है उसका कितना टाइम पीरियड होगा एक लेक्चर का, जिस तरह डेली की क्लास होती है? 1.5 घंटे का, मिनिमम 1.5 घंटे का तो लाजमी होगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। टाइम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रॉमिस है 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का लाजमी होगा। अगर टॉपिक, लेट्स सपोज हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया है, वो मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक डेढ़ है। घंटा ज्यादा ओवर भी हो गया, तो हम टॉपिक मुकम्मल करके फिर क्लास एंड किया करेंगे, टॉपिक छोड़ अच्छा के नहीं सर करते। आप अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा। हर जो मंथ होगा उसकी सेपरेट फीस होगी या मतलब एक मंथ अगर पढ़ना है तो दूसरा मंथ भी लाजमी पढ़े? यार किसी की अपनी मर्जी है, जो जितना पढ़ना आपकी चाहते मर्जी है, आपकी मर्जी है, हम किसी को भी जबरदस्ती थोड़ी रोक सकते हैं। आप एक मंथ अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो एक मंथ कर लें। 2 मंथ हमारे साथ रहना चाहते हैं, 2 मंथ कर लें। इट्स इज अप टू यू। अच्छा, दाऊद खान कह रहे हैं? हैं सर ठीक है आप भी आपका सर, टारगेट करेंगे। लेट्स सी। ठीक। अच्छा, अच्छा, आपका तकरीबन ये जो मतलब सारे लेक्चर हैं, दो दो एक मंथ का आपका ये बैच चलेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2 मंथ का हमारा टारगेट है, 2 मंथ के अंदर हमने सब कुछ रैप अप करना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि 25 से 30 लेक्चर्स के अंदर हम जीके मतलब सारा कवर हो जाएगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं, इसके जीके अलावा भी सारा अगर कोई नहीं जीके होगा, की हम सीरीज आपको आती साथ है। टारगेट भी देंगे ना। जी टारगेट जी, दिया करेंगे हर क्लास के बाद। जीके का आपको खुद से टारगेट मिला करेगा कि आपने ये चीज ठीक है। आपने करनी है। आपको बुक रेकमेंड की जाएगी, आप वो बुक परचेज करेंगे। सॉरी, आप वो बुक परचेज करेंगे, वो खुद से भी पढ़ेंगे, हम आपको खुद भी बुक पढ़ाएंगे। इसके अलावा जीके को भी टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। जियोग्राफी सेपरेट से करवा दी, जनरल नॉलेज ट्रिक के जरिए करवा दिया। आप यूट्यूब पर ठीक है सर। लिखिएगा सोलर सिस्टम बाय एमएस जीके या सर सुफियान, आपको मेरा लेक्चर मिलेगा सोलर सिस्टम के ऊपर। अब देखिएगा, एक इतना बड़ा टॉपिक ट्रिक्स के जरिए करवा दिए। वो 9 मिनट का लेक्चर होगा, आप सुन लें, आपको चीजें नहीं भूलेंगी। इस तरह पीपीएससी और हर एग्जाम के जी अंदर जी सर। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछता है। 50 60 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है।
हर दफा नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ लेगा। वो 50-60 ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एक ट्रिक के जरिए एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो लिखें। इस तरह आपको जीके भी करवाया जाएगा। फिर मैथ आपको ट्रिक के जरिए करवाऊंगा आपको, कि मैथ है तो मैथ का टॉपिक इस तरह आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। आप मैथ का क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप इंशाल्लाह माइंड में चीजों को सोचेंगे और आपको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने 2 सफों का क्वेश्चन नहीं करना, एमसीक्यू एक करना है। मैथ मैथ के नाम से प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर एमएस जीके के ऊपर अवेलेबल है, आप वो मैथ की प्लेलिस्ट देख ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। और साथ सर इम्तियाज शाहिद की बुक तो खुद भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इम्तियाज शाहिद की बुक तो मस्ट है, वो मैग्ना कार्टा पीपीएससी का। इनफिनिक्स पूछ रहे हैं सर ये अपकमिंग में शो हो रही हैं, एक्सपेक्टेड तक, इसका 15 डेज तक एक्सपेक्टेड है इनफिनिक्स, ये 15 डेज तक ये आ जाएंगी सीट्स। अच्छा, तो 1-2 मिनट रह गए हैं मीटिंग एंड होने में, तो मीटिंग एंड होती है तो फिर हम अपने लेक्चर का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने फटाफट से इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। अच्छा सर, इसमें हम अकाउंटिंग और फाइनेंस को फोकस करेंगे या उसमें जो रेलिवेंट दूसरे सब्जेक्ट जिस तरह मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग एचआर होती इसमें है, या दूसरे इसमें सब्जेक्ट मार्केटिंग होंगे, नहीं आएगी, एचआर भी नहीं आएगी इसमें। या लास्ट पब्लिक टाइम भी नहीं था, उन्होंने क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेशन? लिखा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में से पेपर आना है, तो हमें क्या जरूरत है हम मार्केटिंग करें एचआर करें। हाँ, थोड़े से ठीक जो है सर। चीजें ओवरलैप होगी ना एक दूसरे के साथ, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इसमें से, या ऑडिटिंग, इसके थोड़ी सी चीजें हम ओवरव्यू करेंगे, इसमें से 2-3 एमसीक्यूज बन जाएंगे या ज्यादा भी बन जाएंगे, ये चीजें ओवरलैप कर जाती हैं, लेकिन मार्केटिंग एटसेट्रा ये चीजें नहीं है सिलेबस का हिस्सा। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, आज की क्लास में जो हमने चीजें स्टडी करनी है, एजेंडा ऑफ क्लास है जो हमारे पास, हम कुछ टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक सिर्फ वो वाले स्टडी करेंगे जो पेपर में आते हैं, इससे हटकर हमें करने की जरूरत ही नहीं है। चुन चुन कर वो टॉपिक हर चैप्टर में से आपके लिए निकालूंगा, वो चीजें निकालूंगा जो बार बार रिपीट होती हैं, सिर्फ उसको देखेंगे हम। जिस तरह पहले नंबर 1 पे है हमारे पास, वो है, हम देखेंगे अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में फर्क क्या है। फिर हम देखेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज है। फिर हम देखेंगे बुक कीपिंग क्या है और बुक कीपिंग एरर्स क्या है। फिर हम देखेंगे इंटरनल, एक्सटर्नल एंड पेपर ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या है, और पेपर ट्रांजैक्शन क्या है। फिर इसके बाद हम देखेंगे परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न में फर्क क्या है। फिर बच्चे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट वर्सेस ट्रेड डिस्काउंट। फिर हम देखेंगे एक्सपेंस और कॉस्ट में फर्क क्या है। फिर हम देखेंगे इनवाइस और वाउचर में फर्क क्या है। फिर टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं, कॉन्टिजेंट एसेट, करंट एसेट और फिक्स एसेट का तो आपको पता ही है क्या होते हैं। इससे हटकर भी कुछ एसेट्स पीपीएससी टारगेट करता है, जिसमें कॉन्टिजेंट एसेट है, वेस्टिंग एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इन चीजों को हम देखेंगे। फिर एक बहुत मशहूर क्वेश्चन जो बच्चे कॉमर्स सब्जेक्ट्स रेलिवेंट पेपर देते रहते हैं उनको मालूम होगा, एफएसबी ये क्या है, गैप क्या है, आईएफआरएस क्या है, आईएएसबी क्या है। ये 4 जो चीजें हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली पीपीएससी रिपीट करता है। यानी कि वो पूछ लेगा कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम गैप बोलते हैं, ये कौन बनाता है। आपको ऑप्शन दे देगा आईएफआरएस, आईएएसबी, एफएसबी। ये चारों जो टॉपिक हैं आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेट करते हैं, मिंगल है, तो इनको हम देखेंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन इन 4 टॉपिक में से ऑलमोस्ट हर एक पेपर में आया होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग वर्स। इसके बाद एंड पर हम क्या करेंगे, 12वें नंबर पर जब ये सारे टॉपिक्स कर लेंगे, हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज को एज पर पैटर्न ऑफ पीपीएससी एंड एफपीएससी। पीपीएससी एफपीएससी के अंदर ये क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, ट्रू फॉल्स भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अकाउंटेंसी वर्सेस अकाउंटिंग से।
अच्छा, अकाउंटिंग का आपको पता है क्या होती है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, हम पहले जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस of recording, classifying, summarizing, and interpreting the financial transaction या statements। इसके बरक्स अकाउंटेंसी क्या चीज है? अकाउंटिंग तो हो गया ना, हम जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये चीजें हम बना रहे हैं। इसके बरक्स अकाउंटेंसी हम किसे कहेंगे? अकाउंटेंसी हम उन रूल्स, उन कॉन्सेप्ट्स, उन गाइडलाइंस, उन प्रिंसिपल्स को बोलेंगे जो अकाउंटिंग, जो हम अकाउंटिंग की सारी चीजें बनाते हैं, वो चीजें बनाते हुए हम उन चीजों को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रांजैक्शन हम करते हैं, कैश हमारे पास अगर आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, क्या हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, हम उसे क्रेडिट नहीं हम उसे करते। ये जनरली एक्सेप्टेड रूल है। कैश इंक्रीज हुआ तो हमारा एसेट हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो अकाउंटेंसी जो है, ये बैक एंड पर अकाउंटिंग के रूल्स सेट करती है, गाइडलाइन सेट करती है, प्रिंसिपल सेट करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि एक ट्रांजैक्शन के रूल ये हैं, स्टेटमेंट्स के रूल ये हैं। हेंस अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग financial statements, while on the other side accountancy is associated with, accountancy is a broader term. Accountancy set rules, concepts, guidelines, principle behind the accounting process। जिस तरह ये है आपके सामने गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम नंबर 2 पे जाएं तो हमारे पास है एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज ऑफ अकाउंटिंग। हर पेपर में इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आपके माइंड में चीजें आ जाएंगी। पीपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, is used to give information to third person। या इस तरह पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंटिंग is used for external purposes। आपको इसके ऑप्शंस देगा वो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरह ऑप्शन देगा। अब जो अकाउंटिंग है, इसके दो पर्पसेस हैं। अकाउंटिंग हम दो पर्पसेस के लिए हम करते हैं, एक इंटरनल पर्पसेस के लिए करते हैं और दूसरा हम एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए करते हैं। अच्छा, इंटरनल पर्पसेस के लिए कौन सी अकाउंटिंग है? ऐसी अकाउंटिंग जिसमें हम किसी अपनी, हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हम उसकी कास्ट वगैरह हम यूज कर रहे हैं, या उसकी कास्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, या एम्प्लॉइज जो हमने हायर किए हुए हैं उनकी मैनेजमेंट जो है उसको इंटरनल यूज के लिए हम देखना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल यूज के लिए हम कर रहे हैं। वाइल ऑन द अदर साइड हमारी जो एक्सटर्नल अकाउंटिंग है, हम एक्सटर्नल अकाउंटिंग के अंदर थर्ड पर्सन को, एक्सटर्नल पर्सन को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जिस तरह हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम जो अपनी इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन हम किसको दे रहे होते हैं? थर्ड पर्सन को, एक्सटर्नल्स को हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि देखो भाई, हमारा इस साल का रेवेन्यू ये रहा, एक्सपेंडिचर्स ये रहे, और इस साल के हमारे एसेट्स ये हैं, हमारी इक्विटी ये है। हम एक्सटर्नल लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि वो हमारी कंपनी की तरफ आए, हमारे शेयर्स खरीदे, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो ऐसी अकाउंटिंग
जो कि थर्ड पर्सन को, एक्सटर्नल पर्सन को इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल यूज ऑफ अकाउंटिंग। और एक्सटर्नल यूज ऑफ अकाउंटिंग में कौन सी अकाउंटिंग आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ऐसी अकाउंटिंग जिसमें हम इंटरनली, इंटरनल मैटर्स को देखने के लिए, किसी कॉस्ट की प्रोडक्ट कास्ट ऑफ प्रोडक्ट देखने के लिए या इंटरनल मैटर देखने के लिए हम उसे तैयार करें, जिस तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या कास्ट अकाउंटिंग है, ये हम थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करते, ये हम अपने एनालिसिस के लिए तैयार करते हैं। तो ये क्या है, इंटरनल यूज ऑफ अकाउंटिंग है। अब पेपर में ये आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, अभी जब मैं आपके साथ पास पेपर्स आप शेयर करूंगा, आप उसमें देखेंगे, उसमें पूछा होगा, या तो वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इज यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑप्शंस देगा। या वो इस तरह पूछ लेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल, एक्सटर्नल, मिक्स्ड, नन ऑफ दीज, इस तरह वो ऑप्शन देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर ले। एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज ऑफ अकाउंटिंग, ये बार बार रिपीट होता है पेपर के अंदर। अच्छा, फिर है हमारे पास बुक कीपिंग और बुक कीपिंग एरर्स। ये जो दो टॉपिक्स हैं, इसको हम डिटेल में जब हम चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके अंदर डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे इसका। अच्छा, बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग इज सिंपली रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस that deals with the recording of transaction. अब बुक कीपिंग की भी आगे टू टाइप्स हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम है और डबल एंट्री सिस्टम है। ये चीजें डिटेल में टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर हम रहते हैं। फिर बुक कीपिंग एरर्स हैं। बुक कीपिंग एरर्स के हवाले से भी पेपर के अंदर बार बार क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्वेश्चन जो आपने बुक कीपिंग एरर्स के ऊपर स्टार करना है, जो बार बार रिपीट होता है पेपर के अंदर, वो क्या है? देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग एरर्स? कोई बताएगा हमें बुक कीपिंग एरर्स की कितनी टाइप्स हैं? For error of commission, error of omissions, and एरर ऑफ compensation के लिए किया जाता है। चार हो गए। और बुक कीपिंग एरर्स जो है ना, 6 हैं। उसने शरारत के तौर पे 4 का ऑप्शन भी देगा आपको, क्योंकि उसे पता बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। एरर्स और भी हैं जो बुक कीपिंग के दौरान आते हैं, लेकिन जो एरर्स विच आर स्टिक विद द बुक कीपिंग एरर्स और विच आर एसोसिएटेड विद बुक कीपिंग एरर्स आर 6। वो 6 हैं। अब उनके नाम लिखे अपने पास उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये स्टार्ट कर लें, बुक कीपिंग एरर्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब हल्का सा वन लाइनर इनका देख लेते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? आप रॉन्ग अकाउंट को अंडर सेम कैटेगरी मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक करते हैं लेकिन सेम कैटेगरी के अंदर मिस्टेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंट है वेजिस मैंने पे किए, एक्सपेंस किया मैंने वेजिस का। दूसरा अकाउंट है मैंने किसी को सैलरी पे की। दोनों डिफरेंट अकाउंट है लेकिन नेचर में सेम है। दोनों कौन से अकाउंट है? एक्सपेंस के हैं। मैंने क्या किया, वेजिस को पे करके सैलरी के अकाउंट में से माइनस कर दिए, सैलरी के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। ऐसे एरर को क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन। के इसको पार्शियली एरर भी बोलते हैं, कि हमने पार्शियल एरर किया है। ठीक है, हमने क्या किया? पार्शियल एरर किया, हमने रॉन्ग अकाउंट को अंडर सेम कैटेगरी डेबिट कर दिया। वो बनता नहीं था। वेजेस मैंने पे किए हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट करना था, सैलरी नहीं था करना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन। नंबर 2 पे क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये जो एरर्स की टाइप्स है ना, एरर्स की टाइप्स में से भी एमसीक्यूज बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने पास नोटबुक्स रखी हुई होंगी। आपने 2 नोटबुक्स 3 नोटबुक्स बनानी है अपने पास।
एक आपने जीके की नोटबुक बनानी है, दूसरी आपने अकाउंटिंग की नोटबुक बनानी है, तीसरी आपने फाइनेंस की नोटबुक बनानी है। आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, 3 रजिस्टर्ड होने चाहिए। जिस दिन अकाउंटिंग का लेक्चर हो अकाउंटिंग के नोट्स बने, जिस दिन फाइनेंस का लेक्चर हो फाइनेंस के नोट्स बने, और जिस दिन जीके का हो जीके के नोट्स बने। अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है मैं सिर्फ लेक्चर लेकर एक तुरम खा हो जाऊंगा, नहीं होगा, चीजें भूल जाती हैं डेफिनेटली। तो जिस बच्चे के पास बैक एंड पे डाटा होगा उसे दोबारा कोई और अकेडमी भी नहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी, वन टाइम उसके लेक्चर्स होंगे, अपने नोट्स खोलेगा और तैयारी करता रहेगा। जब उसका वक्त होगा, हर चीज का वक्त मुकर्रर है, इंशाल्लाह अपने वक्त पर वो जॉब भी हासिल करेगा इंशाल्लाह। तो दूसरा है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? हम कोई ऐसी मिस्टेक करें जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के अगेंस्ट हो, बेसिक फंडामेंटल के अगेंस्ट हो। जिस तरह मैथ में प्लस का साइन आ जाए, 2 + 2 लिखा हो, तो हम इसे जमा करने की बजाय 0 कर दें। हमने क्या प्रिंसिपल का एरर किया भाई, प्लस का साइन आ रहा है आपने माइनस कर दिया। इसी तरह अकाउंटिंग में प्रिंसिपल ऑफ एरर क्या है? एरर का ये क्या है कि आपने एक्सपेंस किया, उसको रेवेन्यू की कैटेगरी में ले गए, या रेवेन्यू किया उसको एक्सपेंस की कैटेगरी में ले गए, डेबिट को क्रेडिट बना दिया, क्रेडिट को डेबिट बना दिया। ऐसा एरर जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अगेंस्ट हो वो हम क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर नंबर 3 पे है एरर ऑफ ओमिशन। पेपर में बड़ा सतही लेवल का पेपर होता है, बेसिक लेवल का। वो डेफिनेशन जिस तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ ना, इसकी बेस पे एमसीक्यूज बनाता है, इन डेप्थ वो नहीं जाता। तो इंशाल्लाह बहुत इजी लगेंगी आपको चीजें इसके बाद। फिर है एरर ऑफ ओमिशन। ऐसा एरर जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाए कि हमने ट्रांजैक्शन, इसको हम एरर ऑफ ओमिशन बोलेंगे। फिर आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? ऐसा एरर यानी कि ऐसी मिस्टेक जिसको दूसरी मिस्टेक करेक्ट कर दे, एक एरर दूसरे एरर से खत्म हो जाए, एक एरर दूसरे एरर से खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल, डेबिट अकाउंट को मैंने ज्यादा करके लिख दिया, यानी कि एक डेबिट अकाउंट मैंने 50 रुपए से ज्यादा लिख दिया और क्रेडिट अकाउंट 50 रुपए से मैंने कम लिख दिया, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा, एक दूसरे को ऑफसेट कर देगा। ऐसा एरर, ऐसे 2 एरर जो एक दूसरे को खत्म कर दे, उसका असर खत्म कर दे, आपका टोटल ठीक आएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे? कंपनसेटिंग एरर। अच्छा, ये 4 तो बड़े फेमस है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग। अब बुक कीपिंग एरर्स में 2 और एरर्स हैं जो मैंने बोला था कि 6 होते हैं, वो पूछता भी है। तो 2 और जो हैं, एक है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? ऐसा एरर वो कब आए? जब हम उसको उस ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो। जर्नल को हम ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, जानते हैं। तो इसी से ओरिजिनल एंट्री का है। ऐसा एरर जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो तब एरर हो जाए, हम उसको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर नंबर 6 पे है हमारे पास एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होती है? ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेजर की तरफ पोस्ट करना। और एरर ऑफ पोस्टिंग क्या होगा? ऐसा एरर जो पोस्टिंग के दौरान हो जाए, जर्नल से लेजर ट्रांजैक्शन मूव करते हुए हो जाए, तो उस दौरान जो एरर होगा हम उसको एरर ऑफ पोस्टिंग बोलेंगे। तो ये 6 थे बुक कीपिंग एरर्स। इसके अलावा 2 और भी हैं जिसको हम एरर ऑफ कास्टिंग बोलते हैं। एरर ऑफ कास्टिंग होता है, एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है? जब आप टोटल करते हैं ना, कि ग्रैंड टोटल आप करते हैं अपनी ट्रायल बैलेंस बनाकर या इनकम स्टेटमेंट बनाकर, जब आप उसे टोटल कर रहे हैं आपने टोटल गलत कर लिया है, इसको हम एरर ऑफ कास्टिंग बोलेंगे।
या डबल साइड एरर भी होता है एक। डबल साइड एरर क्या होता है? डबल साइड एरर हम उस एरर को बोलते हैं जब आप किसी ट्रांजैक्शन को दो दफा रिकॉर्ड कर लें, डबल रिकॉर्ड कर लें, हम उसको क्या बोलेंगे? डबल साइड एरर। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल, एक्सटर्नल एंड पेपर ट्रांजैक्शन। 5 नंबर पे हम आगे इंटरनल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड पेपर ट्रांजैक्शन। वेरी सिंपल, नाम से ही ये जाहिर हो रहा है। इंटरनल ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जो विद इन डिपार्टमेंट आए, ऐसी ट्रांजैक्शन जो डिपार्टमेंट के अंदर रहे, हम उसको इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, सैलरी पे करना, एसेट्स को डेप्रिशिएट करना, या फंड्स को डिपार्टमेंट के अंदर ही एक डिपार्टमेंट से दूसरी तरफ मूव करना। जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस में फंड्स ट्रांसफर हो जाए, यानी कि विद इन डिपार्टमेंट्स अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, डिपार्टमेंट के अंदर रह रही है, हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रांजेक्शन। इसके बाद एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का अब आपको पता लग गया होगा। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन क्या होती है? ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें हम किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करें, ऑर्गेनाइजेशन से हट के। जिस तरह आप कह लें, आप किसी कस्टमर को पेमेंट करते हैं, आपने कोई काम करवाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, रंग रोगन करवाया, किसी फर्म को हायर किया, उसको आपने पेमेंट की, थर्ड पर्सन को पेमेंट की, कस्टमर को पेमेंट की, बैंक को आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आप यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसी ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। फिर एंड पे है पेपर ट्रांजेक्शन। अच्छा, पेपर ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होता, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसी ट्रांजैक्शन, लेकिन हम उसकी एंट्री करते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसा तो नहीं इन्वॉल्व, लेकिन हम उसकी एंट्री करते हैं। जिस तरह आपके पास बैड डेट्स लिखे आ रहे हैं, आपको रिकवरी नहीं हो रही, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, ये पेपर ट्रांजैक्शन है। फिर आपने डेप्रिसिएशन कर दी, एसेट्स को रिड्यूस कर दिया, मनी नहीं इन्वॉल्व हुआ, ये क्या है? पेपर ट्रांजैक्शन है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर ना तो आप पैसे रिसीव करते हैं, ना पे करते हैं, ना पेमेंट होती है ना रिसीव होती है, मनी इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ट्रांजैक्शन आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम पेपर ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर है बच्चे परचेजेस रिटर्न वर्सेस सेल्स रिटर्न। ये भी स्टार करने वाली चीज है, बार बार एग्जामिनर इसको पूछता है, 2-3 तरीकों से पूछता है। रिटर्न होती क्या है? आपने कोई चीज खरीदी, किसी दुकानदार से खरीदी, उसे फिर आपको पसंद नहीं आई, आपने उसे वापस कर दी, या डिफेक्टिव निकल आई, आपने वापस कर दी। इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न। अब दो तरह की रिटर्न होती हैं, एक होती है परचेजेस रिटर्न, एक होती है सेल्स रिटर्न। परचेजेस रिटर्न क्या है? एक शॉपकीपर है, उसने ऑर्डर किया, उसने अपने पास माल मंगवाया, उसको डिफेक्टिव निकला या कुछ भी इशू हुआ, उसने अपना माल वापस भेज दिया। इसको हम क्या बोलेंगे? परचेजेस रिटर्न। अब ये क्या, ये जो परचेजेस रिटर्न हो रही हैं, अब ये परचेजेस रिटर्न की वजह से वो जो माल आया था, वो माल इनवर्ड रिटर्न हो रहा है या आउटवर्ड रिटर्न हो रहा है? जी बताएं। अब वो जो उसने शॉपकीपर ने माल मंगवाया था, वो इनवर्ड रिटर्न हुआ है या आउटवर्ड रिटर्न हुआ है? आउटवर्ड रिटर्न हुआ है, वापस किया एक्सीलेंट, उसने। आउटवर्ड रिटर्न हुआ है। यही वो पेपर के अंदर पूछता है, परचेजेस रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड, ये ऑप्शन देता है, तो ये रिटर्न आउटवर्ड है। इसके बाद सेल्स रिटर्न, वो ही शॉपकीपर है, उसने किसी कस्टमर को अपनी चीजें सेल की,
जब उसने चीजें सेल की, कस्टमर ने उसे चीजें वापस कर दी कि भाई ये आपकी डिफेक्टिव निकली हैं, जो आपने स्टैंडर्ड बताया था उसके मुताबिक नहीं, ये मैं वापस कर रहा हूं। अब ये जो रिटर्न हुई है उसकी सेल्स की, ये इनवर्ड रिटर्न हुई है या आउटवर्ड रिटर्न हुई है? ये इनवर्ड रिटर्न हुई है। अब सेल्स उसने की, माल उसके पास बाहर चला गया, वही माल वापस आ गया, इनवर्ड आ गया। तो ठीक है, यही वो पेपर, इसको स्टार करना है लाजमी, बार बार आता है ये पेपर के अंदर। परचेजेस रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न आल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। अब परचेजेस रिटर्न का एक और नाम है जो पेपर के अंदर वो बार बार पूछता है। परचेजेस रिटर्न का एक और नाम है जिसको वो बोलते हैं रिटर्न टू सप्लायर। ये नाम भी आपने स्टार करना है, ये भी बार बार पेपर के अंदर आया है। रिटर्न टू सप्लायर, ये बार बार पेपर के अंदर आया है। परचेजेस रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अगला टॉपिक है कैश डिस्काउंट वर्सेस ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अ, जो लेट्स सपोज आप किसी दुकान पर गए हैं, जिस तरह हॉकर्स होते हैं, हमारे रेडी वाले होते हैं, आप उनसे कोई बनाना लेने गए हैं, उसने आपको बताए हैं 300 रुपये दर्जन। आप उससे राय थोड़ी करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, वो आपको 270 पर डजन पे आ जाता है, 270 रुपये पर दर्जन दे दे, यानी कि कितने रुपए का उसने डिस्काउंट दिया? 30 रुपए का। अब ऐसा डिस्काउंट जो आप कैश परचेज कर रहे हैं किसी के वक्त, तो जब आप किसी परचेजेस कर रहे हैं उस टाइम बार्गेनिंग करके जो आपको डिस्काउंट मिल जाए, उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में एक बात ये जहन नशीन रखने वाली है कि ट्रेड डिस्काउंट कैश परचेज के ऊपर होता है, उधार परचेज या क्रेडिट परचेज के ऊपर नहीं होता। जब आप किसी साथ, आप किसी रेडी वाले के पास गए, कैश परचेज उससे कर रहे हैं ना, बनाना उसने यार 300, आपने कहा 270 लगा लो, 30 रुपए का डिस्काउंट हो, ये कैश परचेज के वक्त हुआ है। ये यूं भी पूछ सकता है पेपर के अंदर। इसके बरक्स कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इसके बरक्स आता है क्रेडिट परचेज के अंदर। आपने किसी से उधार ले ली कोई चीज, आपने कहा कि मैं 30 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा, लाख रुपए की आपने कोई चीज ले ली, आपने कहा मैं 30 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा, उसने आपको दे दी। अब वो जो सेलर था वो आपको ऑफर देता है हफ्ता गुजरने के बाद, वो कहता है कि यार अगर तो आपने मुझे 20 डेज के अंदर पेमेंट कर दी ना, तो आपको मैं 2% ऑफ दे दूंगा, या वो अमाउंट बता देता है कि मैं आपको 2000 का डिस्काउंट दे दूंगा। अब वो क्या कर रहा है, कह रहा है यार 30 दिन का प्रॉमिस था हमारा, 20 दिन में तुम वापस कर दो, और वापस करोगे तुम्हें क्या फायदा दूंगा, तुम्हें 2000 रुपए का माफ कर दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। ऐसे डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। अब इसमें तीन चीजें याद रखने वाली हैं। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के ऊपर होता है, और कैश सेल परचेज के ऊपर होता है, और ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते आप, इसकी एंट्री नहीं होती। इसके बरक्स जो कैश डिस्काउंट होता है ये क्रेडिट सेल के ऊपर होता है और इसकी एंट्री होती है। अच्छा, अब अगर हम चलें 8वें नंबर पे, तो हमारे पास है एक्सपेंस वर्सेस कॉस्ट। एक्सपेंस क्या है और कॉस्ट क्या है? ये टर्मिनोलॉजी है। एक्सपेंस जो होता है ये आप कह लें कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को रेंट पे किया, वेजेस पे किया, सैलरी पे किया, ये शॉर्ट टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। इसके बरक्स जो कॉस्ट की टर्म होती है ना, ये हम जब कोई लॉन्गर टाइम के लिए एक्सपेंस करें उसके लिए हम यूज करते हैं। जिस तरह आपने कोई मशीनरी ली,
इसके लिए फिर हम कॉस्ट का वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह इनवॉइस और वाउचर का टर्मिनोलॉजी वो पेपर के अंदर यूज करता है। इनवॉइस और वाउचर क्या है? तो इनवॉइस और वाउचर क्या है? इनवॉइस जब आप किसी दुकान से कोई खरीदारी करते हैं, वो आपको एक रसीद बना के देता है, उस रसीद को हम क्या बोलेंगे? इनवॉइस। इनवॉइस में लिख लें, इनवॉइस इज इशूड बाय सेलर टू कस्टमर। सेलर इशू करता है कस्टमर को, ठीक है। और इसके उसके ऊपर रेट लिस्ट वगैरह सारी लिखी होती है, क्वांटिटी कितनी है एक्सेट्रा वगैरह, ये चीजें लिखी होंगी। इसके बरक्स जो वाउचर होता है, वाउचर ये प्रूफ ऑफ, जब आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे ना, आप कोई एक्सपेंस करेंगे, उसकी बैक एंड पे आप कुछ सबूत लगाएंगे, भाई ये मैंने एक्सपेंस किया है, उसका वाउचर बोलेंगे एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे। अच्छा, मीटिंग एंड हो रही है, 9 मिनट के अंदर क्लास एंड हो जाए तो आपने फौरन से ज्वाइन करना है। 2 मिनट तक हम आपका वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ एसेट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसमें से पेपर के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कॉन्टिंजेंट एसेट को देख लेते हैं। कॉन्टिंजेंट एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट, या ऐसा एक, इस एसेट की बजाय आप इसे बोलें ऐसा इकोनॉमिक बेनिफिट जो डिपेंडेंट हो किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर। अगर वो हो गया तो वो चीज आपकी एसेट बन जाएगी। ऐसी चीज, ऐसे को हम कॉन्टिजेंट एसेट हो गए, कन्फर्म हो आपका एसेट ना हो, अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका एसेट। वो ऐसा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई केस चल रहा है, लॉ सूट चल रहा है, अगर वो केस आप जीत गए तो वो एसेट आपका हो जाएगा। ऐसे एसेट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंट एसेट, या इसके लिए दूसरा वर्ड पेपर के अंदर वो यूज करेगा, पोटेंशियल एसेट। ठीक है, दूसरा वर्ड उसके लिए क्या यूज करेगा? पोटेंशियल एसेट। इसके बरक्स अगर हम दूसरे नंबर पे जाएं, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट क्या है? ऐसा एसेट जब हम उसको यूज करें या ओवर द टाइम वो जो है अपनी वैल्यू जो है वो लूज कर देता है। जैसे हम उसे यूज करेंगे वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसको लूज टूल्स भी बोलते हैं, लूज टूल्स। वेस्टिंग एसिड को लूज टूल्स भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स की तरफ अगर हम जाएं तो इसकी एग्जांपल में इंक्लूड है नेचुरल रिसोर्सेस लाइक ऑयल वेल, तेल का कुआं, कोल माइन, ये कोल जो सिंध के अंदर खरपा है वो, यानी कि वो एसेट्स को हम यूज करेंगे तो वो कम होते जाएंगे। ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट्स या लूज टूल्स। फिर है फिक्टिशियस एसेट। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, हम उसे टच नहीं कर सकते, और जिस एसेट को हम टच ना कर सके उसे क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट। लेकिन हम फिक्टिशियस एसेट को हम इनटेंजिबल एसेट भी नहीं बोल सकते, तो फिर फिक्टिशियस एसेट है किस बला का नाम? तो फिक्टिशियस एसेट ऐसा एसेट है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, इसकी कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं होती, और ये इंटेंजिबल एसेट का भी पार्ट नहीं होता। तो फिर ये होते क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट होते हैं जब आप बिजनेस सेट करते हैं तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस करते हैं बड़े हाई स्केल के ऊपर, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं, या आप कोई शेयर इशू करते हैं इसके ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं, आपको डिबेंचर्स आपने इशू किया, आपको उसके ऊपर लॉस हो गया। ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। फिर करंट एसेट है, यू नो वेल इट्स डेफिनेशन। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो कि दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, जिसको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकें। इसको करंट एसेट्स को लिक्विड एसेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर बच्चे हमारे पास आता है क्विक एसेट।
क्विक एसेट क्या है? ऐसा एसेट जिसकी कैश में कन्वर्जन बहुत इजी हो, जिस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज है, कमर्शियल पेपर है। आगे जाके हम बिल ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर का डिफरेंस भी देखेंगे, इसमें से एमसीक्यूज वो बनाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, कमर्शियल पेपर है, अकाउंट रिसीवेबल है, नोट्स रिसीवेबल है, इनको हम क्या बोलते हैं? क्विक एसेट्स बोलते हैं, विच आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश। फिर है एब्सोल्यूट एसेट। एब्सोल्यूट एसेट क्या है? कैश एंड बैंक, जो है ही कैश है। कैश में आपके पास कैश के फॉर्म में जो एसेट पड़ा है, या बैंक में जो आपके बैंक बैलेंस पड़ा है, उसको हम एब्सोल्यूट एसेट बोलेंगे। फिर एंड पे है हमारे पास फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ जो है 1 साल से ज्यादा हो, जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, और वो कैश में इजीली कन्वर्ट ना हो सके, जैसा कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। जिन बच्चों ने इनरोलमेंट करवानी है वो इस नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप करना है आपने, कॉल नहीं करनी। एडमिन आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगा, थोड़ा सा वेट करना है, आपको सारा वो प्रोसीजर्स आपके साथ शेयर कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 11 नंबर पे। इसके बाद फिर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और फिर अपनी क्लास एंड करेंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया था, FASB, ये जिस तरह लिखा हुआ है, FASB क्या है? इट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। लिख लें अपने पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है? गैप, GAP। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, अब पेपर के अंदर क्वेश्चन होगा, ये जो गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ये कौन बनाता है? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो है ना, ये FASB बनाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके बरक्स जो ये IFRS और IASB है, अब ये जो गैप और FASB है ना, ये रूल्स मोस्टली USA में फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा एक और बोर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का, उसको हम क्या बोलते हैं? IASB। IASB stands for International Accounting Standard Board. IASB stands for International Accounting Standard Board, और IASB जो रूल्स बनाता है उसको IFRS बोलते हैं। कुछ मुल्क इन रूल्स को फॉलो करते हैं। और IFRS stands for इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉरी, IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन अब किस तरह होगा? पेपर के अंदर वो पूछेगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेड बाय FASB, IFRS, IASB, ऑप्शंस देगा। यहाँ आपसे वो पूछेगा IFRS आर मेड बाय, ऑप्शंस दे देगा IASB, FASB, गैप। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, इसको भी लाजमी डबल स्टार कर लें। FASB, GAP, IFRS और IASB, हर एक नहीं 2 पेपरों के बाद ये सवाल रिपीट हुआ होता है। ये चार क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। FASB क्या है, ये पूछ लेगा FASB क्या बनाता है, IFRS बनाता है, IASB बनाता है, ये गैप बनाता है। इस तरह वो क्वेश्चन को घुमाओगा। तो आपने परेशान नहीं होना, इसको लिख लें अपने पास। और अभी जब पास पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी दफा PPSC ने, ये FPSC ने ये क्वेश्चंस रिपीट किए हैं। 1 मिनट के अंदर मीटिंग एंड हो रही है, तो मीटिंग एंड हो जाए तो फटाफट से ज्वाइन करें, फिर हम इसके MCQs प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने MCQs जो आज में हैं। अच्छा, ये कुछ हैं जो ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये नोट्स इंशाल्लाह हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आज ग्रुप में शेयर हो जाएंगे।
ट्रू फॉल्स आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। बैक एंड पे आपकी ये क्लैरिटी करेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। कुछ एमसीक्यूज जो है हम उसको देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 40। उसमें वो पूछ रहा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। प्राइमरी पर्पस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? ऑप्शन 1 है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ अकाउंटिंग। तो अब उसी से रेलिवेंट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल यूजर डिसीजन मेकिंग। वो एक्सटर्नल यूजर को इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है। अब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी रॉन्ग है। वो उसमें क्या कह रहा है? प्रोवाइड डाटा फॉर इंटरनल यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। इंटरनल यूजर के लिए तो नहीं होता यार ये। अच्छा, फुट नोट्स हमारे पास 41 नंबर एमसीक्यूज है। फुट नोट्स क्या है? ऑप्शन ए में अगर हम जाएं, इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, नहीं ऑडिट रिपोर्ट में ये नहीं होते। ऑप्शन बी की तरफ अगर हम जाएं, एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन, बिल्कुल जी। फुट नोट्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए कि जो लेट्स सपोज हमारे पास अगर प्रॉपर्टी है, ये प्लेज तो नहीं है, मॉर्टगेज तो नहीं है, हमारे पास जो एसेट्स हैं ये लोन के जरिए कितने हैं, हमारी अपनी कितनी ओनरशिप है, ये आपको करोड़ों में नजर तो आ रही है, रियलिटी में हमारी कितनी है, तो ये फुट नोट्स में ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ऐड की जाती हैं। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ऑप्शन सी, दूसरे ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं ताकि पेपर में हम पढ़कर कंफ्यूज ना हो जाए। पेपर में भी चीजें आपको ये इस तरह ही मिलेंगी इंशाल्लाह। ऑप्शन सी क्या है? एन अपेंडिक्स टू द लेटर फ्रॉम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। नो, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट उसको हम फुटनोट्स नहीं बोलते। एट द बॉटम ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। नो, ये भी नहीं है। अब ये देखें, ऑडिटर रिपोर्ट को इन्होंने 2 दफा ऐड कर दिया इसके अंदर, दोनों ही गलत। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 देखें। वो कह रहा है अ लायबिलिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन ओपन अकाउंट इज रेफर्ड एज। अब इसमें एक चीज समझने वाली है। वो क्या कह रहा है? आई लायबिलिटी दैट रिजल्ट, ऐसी लायबिलिटी दैट रिजल्ट, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है? उसने परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज की है और ओपन अकाउंट। पहले आपको पता होना चाहिए ओपन अकाउंट क्या होता है। ओपन अकाउंट होता है आपने क्रेडिट परचेज की है, ठीक है, ओन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। लायबिलिटी, ठीक है, अब ये हो गया। अब जो ऐसी लायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? अकाउंट रिसीवेबल बोलेंगे। जो हमारी लायबिलिटी हो हम उसे क्या अकाउंट रिसीवेबल बनाकर एसेट बनाते हैं? नो, ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। नोट्स पेएबल और ऑप्शन सी देखे अकाउंट्स पेएबल, ये दो ऑप्शंस कंफ्यूज करने वाले हैं। दोनों ही हमारी क्या है? लायबिलिटी है। दोनों ही हमारी लायबिलिटी है। अब जो लायबिलिटी हमारी परचेज ऑफ गुड्स से राइज हुई है, उस लायबिलिटी को हम अकाउंट्स पेएबल बोलेंगे, नोट्स पेएबल नहीं बोलेंगे। अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? नोट्स पेएबल जो होता है ना, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और ये बकायदा लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। नोट्स पेएबल तो आप इंटरेस्ट देंगे, जबकि अकाउंट्स पेएबल आप किसी गुड्स ले आए उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। अकाउंट पेएबल एक शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, नोट्स पेएबल कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। तो उसने दोनों ऑप्शंस पेपर क्वेश्चन के अंदर दिए कंफ्यूज करने के लिए। आपने कंफ्यूज नहीं होना। करेक्ट आंसर इज अकाउंट्स पेएबल। क्यों नहीं होना? आपका डिफरेंस पता चल गया आपको दोनों का। ये मैंने नीचे डिटेल लिख भी दी है ताकि जो बच्चा भूल जाए, नोट्स आपसे शेयर हो जाएंगे, वो पढ़ के उसकी माइंड में आ जाएंगी चीजें। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अब इसमें से हमने क्या करनी है, ट्रू स्टेटमेंट्स निकालनी है। ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी क्या होती है, जो शेयर्स उनके हैं, रिटेन्ड अर्निंग जो है, ऑनर इक्विटी जो है, ऑनर इक्विटी आर इकोनॉमिक सेक्रीफाइसेस, इकोनॉमिकली सेक्रीफाइस करते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, ऐसा तो नहीं होता। ऑनर इक्विटी तो होती है अगर हम लायबिलिटी सारी माइनस कर दें, उसके बाद जितना भी डाटा बचता है, अमाउंट बचती है, वो ऑनर इक्विटी होती है। तो वो इकोनॉमिक सेक्रीफाइस तो नहीं होता कि वो सेक्रीफाइस कर दें, छोड़ दें उसको, नहीं। तो यही जो है हमारी जो ऑप्शन है ये गलत है। ऑप्शन बी की तरफ अगर जाए, हमने क्या ढूंढना है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। ऑप्शन बी की तरफ जाए, एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट नो वन, नो इट इज आल्सो रॉन्ग, एक्सेप्ट टू बेनिफिट देते हैं। ऑप्शन सी की तरफ अगर हम जाए, लायबिलिटीज आर फ्यूचर कैश इनफ्लोज, एक होता है कैश इनफ्लो, एक होता है कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो और इनफ्लो में फर्क ये होता है, जब बिजनेस के अंदर पैसा आए तो हम उसको इनफ्लो बोलते हैं, और जब बिजनेस की तरफ से पैसा बाहर जाए हम उसको आउटफ्लो बोलते हैं। तो लायबिलिटी जो होती है फ्यूचर के अंदर हमने वो पैसा पे करना होता है, पैसा बाहर भेजना होता है। तो लायबिलिटी जो होती है फ्यूचर कैश आउटफ्लो होती है, इनफ्लो नहीं होती। लिहाजा ये ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, एसेट्स आर ऑलवेज सम ऑफ लायबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी, अब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहा है। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इट इज करेक्ट। अब इसमें से भी बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं ऑनर्स इक्विटी में से। वो क्या करता है, एसेट्स, ये इक्वेशन को मैथमेटिकली चेंज कर देगा। अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ये स्टेटमेंट ऐसे वो बना देगा, इस तरह वो घुमा के कर देगा, मैथमेटिकली वो चेंज करेगा स्टेटमेंट्स को। ये भी आगे आएंगी। ये नीचे देखें जरा, ये वाली, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये नीचे वाली ये देखें, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और इस तरह वो मैथमेटिकली चेंज करके वो देगा। वो कैसे देगा, अब ये है ना एसेट्स, अब ये एल इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस तरह उसने मैथमेटिकली जस्ट चेंज किया है इसको। अच्छा, 44 नंबर क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी स्टेटेड एज, ये अब वही जो हमने ऊपर एक ये वाली सॉल्व की है, ये वही क्वेश्चन नीचे आ गया है। इसी तरह ही उसने नीचे इक्वेशन बनाई हुई है। ऑप्शन ए देखें, ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट इधर माइनस का लायबिलिटी है, इधर आके प्लस का हो जाएगी, हमारी क्वेश्चन ठीक हो जाएगी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और हर पेपर में से ऐसा उसने क्वेश्चन डाला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ लायबिलिटी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये तो हमारा एसेट होगा, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है। ऑप्शन बी देखें, इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन टू द क्रेडिटर्स, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ये हमारी लायबिलिटी है। अच्छा, नोट्स पेएबल, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ये क्या होते हैं नोट्स पेएबल, तो वो पूछ रहे हैं नोट्स पेएबल क्या होते हैं, इक्विटी नहीं, एसेट भी नहीं होता, ऑनर इन्वेस्टमेंट, ये हमारी लायबिलिटी होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। फिर है, इनकम टैक्स इज ओ टू फेडरल गवर्नमेंट, ऐसा इनकम टैक्स जो हमने फेडरल गवर्नमेंट को पे करना है, वो क्या है, वो हमारी जाहिर सी बात लायबिलिटी है। ऑप्शन ए देखें, लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। अच्छा, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी की एग्जाम्पल क्या है, तो स्टॉक होल्डर इक्विटी अकाउंट्स पेबल भी नहीं है, अकाउंट्स रिसीवेबल भी नहीं है, कैपिटल स्टॉक इज द करेक्ट आंसर।
ये स्टॉक होल्डर इक्विटी क्या होती है कि ये जस्ट लाइक नेट वर्थ होती है कंपनी की, कि आपने एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज माइनस करती, पीछे जो अमाउंट बची है वो स्टॉक होल्डर इक्विटी है, नेट वर्थ है कंपनी की। तो वो अकाउंट्स पेएबल तो नहीं होते, अकाउंट्स रिसीवेबल भी नहीं, वो कैपिटल स्टॉक होता है। ठीक है। और कैपिटल स्टॉक क्या होता है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स जो हमारे होते हैं। ये सेपरेट से इंशाल्लाह ये टॉपिक करेंगे, इसमें से कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, इसमें से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द बैलेंस शीट इक्वेशन। ये फिर वही अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें से हमें देखना पड़ेगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या ऑनर इक्विटी। तो ऑप्शन ई देखें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर एन एंटिटी, कोई भी पहचान वो क्या हो सकती है। एन एंटिटी एक सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट भी हो सकता है, वो ए सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, टू बी अ सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट, हेल्प्स अकाउंटेंट टू रिलेट इवेंट्स फॉर डिफाइंड एरिया ऑफ अकाउंटिंग। सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज। एन एंटिटी सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट भी हो सकता है, सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एंड इट कैन आल्सो हेल्प अकाउंटेंट टू रिलेट इवेंट्स टू डिफाइंड एरिया ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा इंटरेस्टिंग है, 51 नंबर आप क्वेश्चंस अगर आप देखें, वो कह रहा है इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस $8,000 during a given period and stockholder equity decreases by $4,000 during the same period, assets must have 12,000 से इंक्रीज होंगे, 4,000 से इंक्रीज होंगे, 4,000 से डिक्रीज होंगे, या 12,000 से डिक्रीज होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का फिर क्वेश्चन है, इसको जस्ट आप ऐसे बना लें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम अज्यूम करते हैं एसेट्स हमारे पास 50,000 के हैं, लायबिलिटी हमारे पास 30K की है, कैपिटल हमारे पास 20K का है। 50,000 यानी कि दोनों साइड हमने लेवल कर ली। रूल है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब वो क्या कह रहा है, इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस बाय 8,000, लायबिलिटी कितने की होगी, पहले 30,000 की थी, अब कितने हजार की होगी, 38K की होगी। और स्टॉक होल्डर की जो इक्विटी है वो 4,000 से डिक्रीज होगी, पहले 20,000 थी, अब कितनी हो गई, 16,000। अब इसका टोटल कितना आ गया, 38K में 60K हम प्लस करें तो ये 54K आ जाएगा शायद, ऐसा ही है। तो एसेट्स हमारे पास लायबिलिटी प्लस कैपिटल की क्या साइड आ गई, 54K आफ्टर दिस इफेक्ट। जब हमने अप्लाई किया 8,000 से हमने लायबिलिटी इंक्रीज की, 4,000 से इक्विटी डिक्रीज की, हमारे पास क्या आया, लायबिलिटी जो ये वाली जो साइड हमारे पास पहले लायबिलिटी प्लस कैपिटल की 50,000 टोटल दे रही थी, इस इफेक्ट के बाद हमें क्या टोटल दे रही है, 54K का हमें टोटल दे रही है। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर पहले एसेट्स 50K के थे, 50,000 के थे, अब कितने के होंगे, 54,000 के होंगे। तो एसेट्स हमारे पास कितने से इंक्रीज हुए, 50 से 54 के, 4,000 से हमारे पास एसेट्स इंक्रीज हुए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ लगी, मुश्किल तो नहीं लगा। नहीं, रिजवान इसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, फिटनेस टेस्ट नहीं है, मेडिकल तो जब आपकी जॉब होती है वो तो होता है। अच्छा, 52 नंबर क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है अ ट्रांजैक्शन कैन बी मेड बाय एनी स्टॉक होल्डर। नो, हर स्टॉक होल्डर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। मेंटेन्स ट्रांजैक्शन क्या करती है, जिस तरह भी हमने ऊपर देखा, इक्विटी ऑफ द बैलेंस शीट इक्वेशन।
एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इक्वालिटी मेंटेन रखती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अच्छा, अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसके अंदर अगर हम जाएं, ऑप्शन इफ यू इंक्रीज एन एसेट अकाउंट, अगर हमारा एसेट अकाउंट इंक्रीज हो जाए, यू में इंक्रीज लायबिलिटी अकाउंट, करेक्ट है भाई। अगर हमारा एसेट अकाउंट इंक्रीज होता है, माइट बी पॉसिबल कि हमने वो लोन लेकर एसेट अकाउंट इंक्रीज किया हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमने फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। इफ यू इंक्रीज एन एसेट अकाउंट, यू में डिक्रीज एन एसेट अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है जनाब, आपने कैश खर्च किया, कैश कम हो गया, फिर फर्नीचर खरीद लिया। इट इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी अगर हम देखें, इफ यू डिक्रीज एन एसेट अकाउंट, तो यू में इंक्रीज ऑनर इक्विटी। तो ऑनर इक्विटी जो है ना, एसेट्स के डिक्रीज होने से नहीं इंक्रीज होते, डायरेक्टली नहीं इंक्रीज होती। जो डायरेक्टली ऑनर इक्विटी इंक्रीज होती है ना, आपकी प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में जाता है, फिर जाकर आपकी ऑनर इक्विटी इंक्रीज होती है। यानी कि इनकम स्टेटमेंट में आपका प्रॉफिट निकला, बैलेंस शीट में वो रिटेन्ड अर्निंग में गया, दैट्स हाउ ऑनर इक्विटी इज इंक्रीज। तो एसेट्स के डिक्रीज होने से डायरेक्टली ऑनर इक्विटी इंक्रीज नहीं होती, लिहाजा हमारा जो ऑप्शन सी है वो फॉल्स है, और हमने फॉल्स ही ढूंढना था। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन 50, क्वेश्चन 54 अगर हम देखें, फिर हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इफ अ सोल प्रोप्राइटर फेल्स, द क्रेडिटर कैन रीपेमेंट फ्रॉम द पर्सनल एसेट, एब्सोल्युटली राइट। सोल प्रोप्राइटर अगर डिफॉल्ट होता है तो उसके पर्सनल एसेट सेल हो जाएंगे। पार्टनरशिप के केस में भी यही होता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी देखें, कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड बाय लायबिलिटी होती है, उसके केस में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ बिजनेस एसेट तक महदूद रहती है। इफ अ कॉर्पोरेशन फेल्स, द क्रेडिटर कैन ऑब्टेन द पेमेंट फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ द स्टॉक होल्डर। नो, ये गलत है, हमने गलत स्टेटमेंट ही ढूंढनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कॉर्पोरेशन के केस में ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि वो कह रहा है कि ऑप्शन सी में कह रहा है कि कॉर्पोरेशन अगर फेल हो जाए तो पर्सनल एसेट से भी रिकवरी होती है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो मोस्ट स्टेट्स रिक्वायर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट टू हैव सम डॉलर प्रिंटेड ऑन देम। तो मोस्ट स्टेट्स ये रिक्वायर करती हैं कि वो डॉलर की वैल्यू अपने शेयर के सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन करें। अच्छा, अब ये जो एडिशनल पेड इन कैपिटल है ना, इज अ पार्ट ऑफ टोटल लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। तो एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या होता है? आपको जो शेयर के ऊपर आपने प्रीमियम पर जारी किया, आपको प्रॉफिट हुआ, वो होता है। तो एडिशनल पेड इन कैपिटल ऑनर्स इक्विटी का पास होता है, पार्ट होता है, लायबिलिटी का पार्ट नहीं होता। लिहाजा जो ऑप्शन बी वाली स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, which of the following forms of business organization protect the personal assets of the owners from the creditors of the business। तो कॉर्पोरेशन जो है इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 57 नंबर में अगर हम जाएं, अ कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विद ऑनर्स अज्यूमिंग पर्सनल लिएबिलिटी फॉर लॉसेस। नो, ऐसा तो नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड बाय लायबिलिटी होती है। दैट जॉइंस टू और मोर पीपल टुगेदर एज को-ओनर, ये तो पार्टनरशिप का सिनेरियो है भाई। हाँ, सी में जाएं अब ये करेक्ट है। दैट इट इज एन आर्टिफिशियल बीइंग क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल स्टेट ऑफ लॉ। स्टेट ऑफ लॉ के जरिए इसको आर्टिफिशियल ह्यूमन की हैसियत हासिल होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। The form of organization that has limited liability for owners, corporation. Option A is the correct. अच्छा, 59 में देखें, द ऑडिटर ओपिनियन। ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसकी चार फेमस रिपोर्ट होती हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट,
एडवर्स और डिस्क्लेमर, इसको ऑडिटिंग में डिस्कस करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि ऑडिटर ओपिनियन में ये जो 4 ओपिनियन होती है इसमें कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है एक्सेप्ट किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन कॉन्फॉर्मिटी विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हो सकता है उसकी स्टेटमेंट के अंदर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली ये कंपनी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। द ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनिंग, कि ऑडिट उसने जो किया है उसने टेस्ट बेसिस के ऊपर किया है, एविडेंस सपोर्टिंग फ्रॉम द अमाउंट, और जो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गया उसकी बेस के ऊपर किया, ऑब्वियसली ये भी किया। लेकिन ऑडिटर्स ओपिनियन के अंदर ये जो ऑप्शन डी है ना, ये नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री ऑफ एनी एंड ऑल मिस स्टेटमेंट्स, ये वो नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? जो ऑडिट वो करते हैं वो सैंपलिंग बेस्ड, रैंडम बेस्ड, टेस्ट बेस्ड पे करते हैं, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट नहीं चेक करते वो, लिहाजा वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती कि हर डॉक्यूमेंट ही मिस स्टेटमेंट से पाक है। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज पब्लिक अकाउंटिंग? द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग वेयर अकाउंटेंट वर्क फॉर बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज और अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्राइवेट कंपनी वाला इन्वायरमेंट है, पब्लिक अकाउंटिंग नहीं है। ऑप्शन बी देखें आप, द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग वेयर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक ऑन फी बेसिस, इट इज पब्लिक अकाउंटिंग। द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग वेयर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक ऑन फी बेसिस इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंटिंग। अच्छा, ये अभी हम जो पीछे डिस्कस कर रहे थे, ये क्वेश्चन बार बार पेपर के अंदर आता है, वही है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, एडवाइजरी गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट आर ओनली एप्लीकेबल टू बैलेंस शीट, आर टू बी फॉलोड इन द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए इसको फॉलो किया जाता है। अब ये देखिए फिर उससे रेलिवेंट क्वेश्चन है और पेपर में भी ये आता है। The principal task of FASB, Financial Accounting Standard Board, तो प्रिंसिपल टास्क क्या है? इस्टेब्लिश गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना। अब ये देखिए उसने कितनी कितनी लंबी स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं, पेपर के अंदर भी ऐसे ही आएगी, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है। FASB गैप बनाता है, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाता है, और IASB क्या बनाता है? IFRS बनाता है। ये बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अच्छा, फिर है 3 नंबर क्वेश्चन, द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ठीक बनाई है, किसकी जिम्मेदारी है? ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ना ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ना शेयर होल्डर की जिम्मेदारी है, ना स्टाफ, ये मैनेजमेंट ने करवाना होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 नंबर, उसमें पूछ रहा है प्रोफेशनल एथिक्स आर, व्हाट आर द प्रोफेशनल एथिक्स? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो ये था आज का लेक्चर। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, और अगर आप इनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं तो आप गिवन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। एनी क्वेश्चन? दैट्स ऑल वाज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।